चंद्रयान 4 का काउंटडाउन शुरू। चांद पर एक बार और फतह की तैयारी। इसरो का अब तक का सबसे बड़ा मिशन। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एसा, जापान की जाक्सा ने थामा इसरो का हाथ। अब चांद पर ह्यूमन बेस बस कुछ ही कदम की दूरी पर है। क्या यह मिशन चंद्रयान 3 का ही फॉलो अप मिशन होगा? आखिर क्या खास है इस मिशन में जो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसीज इसे करने के लिए बेताब हैं? चंद्रयान 4 चंद्रयान 3 से किस तरह अलग होगा? आखिर यह मिशन इतना खास क्यों है? आज के वीडियो में हम आपको चंद्रयान 4 के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न खत्म भी नहीं हुआ है कि इसरो ने चंद्रयान 4 को चांद पर भेजने का शंखनाद कर दिया है। इस बार जापान का जेक्सा, नासा और एसा यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये भी इसरो का हाथ थामने के लिए तैयार है, क्योंकि ये कोई आम मिशन नहीं होगा, बल्कि अब तक चांद पर किए गए सभी मिशन से खास होगा चंद्रयान 4। इस मिशन में चांद के साउथ पोल पर ह्यूमन बेस बनाने की संभावनाओं को टटोला जाएगा। इसकी कैपेबिलिटी अब तक के सभी मिशन से ज्यादा होगी। अभी तक इसरो ने चांद के लिए जितने भी मिशन किए हैं उन सभी को पूरी तरह से भारत में ही तैयार किया गया था। वो मिशन पूरी तरह से इसरो द्वारा भारत में ही मैन्युफैक्चर किए गए थे। लेकिन ये मिशन यानी कि चंद्रयान 4 अकेले इसरो का नहीं होगा, बल्कि कई सारी स्पेस एजेंसियां इसमें मिलकर काम करने वाली हैं। इसीलिए ये सभी एजेंसियां इसके लिए अलग अलग इक्विपमेंट भी डिजाइन करेंगी। और इस मिशन को लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स मिशन भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसका मकसद केवल चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना नहीं होगा, बल्कि इसके आगे भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना होगा। इस मिशन की तैयारी 2017 में ही शुरू हो गई थी, जब चंद्रयान 2 भी चांद पर नहीं गया था। इसलिए इसे पूरी तरह से चंद्रयान 3 का फॉलो अप मिशन नहीं कहा जा सकता। सन 2017 में इसरो ने जापान के साथ इस मिशन के बारे में बातचीत शुरू कर दी थी और इसके प्री फेस ए पर काम शुरू भी कर दिया था। आखिरकार 3 महीने तक रिसर्च और डिस्कशन करने के बाद ये दोनों स्पेस एजेंसियां साथ मिलकर इस मिशन को करने के लिए राजी हो गई थी। इस मिशन का मकसद चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी को तलाश करना और उसकी क्वालिटी की जांच करना। इसके साथ ही ये चांद की सतह पर ह्यूमन बेस बनाने के लिए उचित जगह की तलाश में मदद करेगा। साथ ही इसका मकसद ऐसे इलाकों की खोज करना होगा जहां भविष्य में मिशनों को लैंड किया जा सके, क्योंकि साउथ पोल पर लैंडिंग साइट ढूंढना एक बड़ी चुनौती है। इस वजह से वहां सफलता से लैंडिंग करना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने के लिए वहां पानी की खोज और रहने के लिए सही जगह की तलाश बेहद सबसे जरूरी है। और इसरो का यह मिशन इसी काम को अंजाम देने वाला है, यानी कि यह मिशन चांद पर बस्ती बसाने की दिशा में पहला कदम माना जा सकता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 पहले ही चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है और उसने वहां काफी सारे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। फिर चंद्रयान 4 उससे किस तरह से अलग होगा? सबसे पहले तो बात करते हैं साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की। तो असल में चंद्रयान 3 ने एकदम साउथ पोल पर लैंडिंग नहीं की थी। उसने साउथ पोल के काफी नजदीक एक पॉइंट पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसलिए आज भी चंद्रमा का साउथ पोल अनएक्सप्लोर्ड ही माना जाएगा और कहा जाता है कि चांद के साउथ पोल पर कई बड़े बड़े क्रेटर्स में पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। ये वो जगह है जहां कभी भी सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई। यहां हर समय अंधेरा रहता है और इसीलिए चंद्रयान 3 को साउथ पोल से थोड़ी सी दूरी पर ऐसी जगह पर लैंड करवाया गया था जहां उसके विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ठीक से सूरज की रोशनी से एनर्जी लेकर काम कर सके, क्योंकि उन्हें भी काम करने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत है। चंद्रयान 3 में लगे सभी इक्विपमेंट सोलर पैनल से मिलने वाली एनर्जी पर जो डिपेंडेंट है, और इसीलिए चंद्रयान 3 केवल 1 लूनर डे तक ही एक्टिव हो सकता था। और एक लूनर डे मतलब हमारी पृथ्वी के 14 दिन। लेकिन चंद्रयान 3 चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। इसलिए इसरो को अब चांद के साउथ पोल पर लैंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे इस मिशन की प्लानिंग के समय ये डिसाइड हुआ था कि अगर इसरो का चंद्रयान 2 सफल हो जाता है तो जापान इस मिशन में इसरो का साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली चंद्रयान 2 अपने अंतिम समय में क्रैश लैंड हुआ, जिस वजह से प्रोग्राम डिले हो गया। लेकिन इसरो ने चंद्रयान 3 के साथ ही इस मिशन की तैयारियों को भी जारी रखा और धीरे धीरे नासा भी इसमें कुछ हद तक इन्वॉल्व हो गया। इसके बाद सभी देशों ने मिशन के लिए जरूरी इक्विपमेंट के निर्माण का काम शुरू कर दिया।
इस मिशन में सबसे जरूरी है ऐसे इक्विपमेंट जो कि चांद के साउथ पोल के अंधेरे में -180 डिग्री तापमान पर भी अच्छी तरह से काम कर सके। इसके साथ ही सारी स्पेस एजेंसियां ऐसे इक्विपमेंट भी तैयार करेंगी जिन्हें काम करने के लिए सोलर एनर्जी की जरूरत ना पड़े। इसी तरह एजेंसियां अपनी एक्सपर्टाइज के अनुसार इक्विपमेंट डेवलप कर रही हैं। जैसे इसरो कम खर्च में बेहतरीन सर्विस और इक्विपमेंट निर्माण के लिए जाना जाता है, इसीलिए उसे इस मिशन का लैंडर डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने का काम दिया गया। और सभी को उम्मीद है कि इसरो हर बार की तरह इस बार भी कम खर्च में बेहतर काम करके इस मिशन के बजट को कंट्रोल करने में मदद करेगा, क्योंकि इस बार लैंडर को लगभग 350 किलो का पेलोड अपने साथ लेकर जाना होगा। अभी प्रज्ञान रोवर का वजन महज 26 किलो था, लेकिन मुमकिन है कि ज्यादा इक्विपमेंट की वजह से इस मिशन के रोवर का वजन कई गुना बढ़ जाए। हम बात करें चंद्रयान 4 की। इसके बाद रोवर को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने की जिम्मेदारी जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने अपने सर ले ली है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में जापान का कोई जवाब नहीं। साथ ही लॉन्च व्हीकल भी जापान की तरफ से ही तैयार किया जा रहा है। ल्यूपेक्स मिशन में जाक्सा स्पेस एजेंसी का ही रॉकेट उपयोग में लिया जाएगा। उस रॉकेट का नाम H3 रॉकेट है। अब बात करते हैं चंद्रयान 4 मिशन में लगे पेलोड इंस्ट्रूमेंट के बारे में, और ये भी देखेंगे कि उन्हें किस स्पेस एजेंसी ने डिजाइन किया है। NS न्यूरॉन स्पेक्ट्रोमीटर, ये नासा ने बनाया है। ये चांद की सतह में हाइड्रोजन को स्कैन करेगा। GPR ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, ये इसरो ने बनाया है। ये रोवर के चलते समय उसके नीचे के 1.5 मीटर के एरिया को स्कैन करके डेटा कलेक्ट करेगा। EMSL एक्सोस्फेरिक मास स्पेक्ट्रोमीटर फॉर ल्यूपेक्स, ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसे बनाया है। ये चांद के एक्सोस्फेरिक मास की जांच करेगा। इसके अलावा बाकी के इक्विपमेंट हैं MIIS इंफ्रारेड इमेज स्पेक्ट्रोमीटर, ये इसरो ने बनाया है। रीवा रिसोर्स इन्वेस्टिगेशन वाटर एनालाइजर, ये जाक्सा ने बनाया है। एलिस एडवांस्ड लूनर इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, ये जाक्सा ने बनाया है। इसके अलावा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट भारत की PRL यानी कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने डेवलप की है, जैसे कि परमिटिविटी एंड थर्मोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन, जो कि चांद की सतह पर मौजूद पानी की क्वालिटी की जांच करेगा। इसके अलावा अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि चांद की सतह में अल्फा पार्टिकल्स की खोज करेगा। यानी कि भले ही इस मिशन में कई स्पेस एजेंसियां मिलकर काम कर रही हों, लेकिन फिर भी इसमें भारत की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होगी। और जैसा कि भारत इससे पहले अपने दूसरे मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है, उम्मीद है कि भारत का मिशन भी सफल साबित होगा। इसके 2025-26 में लॉन्च होने की संभावना जताई जा रही है, और इस मिशन के बाद भारत का ग्लोबल स्पेस सेक्टर में दबदबा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और चांद पर भारत की बादशाहत कायम होने से कोई नहीं रुक पाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इंसान का चांद पर बस्ती बसाने का सपना पूरा हो सकता है या नहीं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर